अभी हम ना आसान लफ्जों में गौर कर रहे हैं होमिसाइड एक्ट जो है, कंफ्यूज हो जाता है 1950 आई थिंक सो 2 का है या 1957 57 का है। अब बेस जो है होमिसाइड एक्ट जो है वो इन इटसेल्फ शुरू ही होता है किससे, फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड से। कोई भी जब भी आप लेजिस्लेशन पढ़ते हो, मतलब लेजिस्लेशन क्या होती है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है जो कि ओवरऑल जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अप्लाई होना है। अब विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ वो यही है कि वो द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स हो सकता है, और उस उन कनेक्टेड एक्ट्स के साथ, एक्ट्स या ओमिशंस के साथ प्रिस्क्राइब जो पनिशमेंट्स एसोसिएटेड है उन्हें डिस्क्राइब कर रहा होता है। होमिसाइड एक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है फोन में, मैं अभी ही शॉर्टली शेयर करता हूँ ईशा के साथ। आप ना उसे घर जाके आप सबने गो ओवर करना है। ये एक सेकंड, एक एक्टिविटी कर लेते हैं इसी बारे में। इंटरनेट तो अभी सबके चल ही रहा होगा। ये ईशा इन सबको फॉरवर्ड कर दें। और ये भी क्रोनस एंड जस्टिस एक्ट भी आपको भेज दिया। ये फोन एक जजमेंट भी भिजवा रहा हूँ। ये भी ईशा ने फॉरवर्ड कर दिया। आर वर्सेस नेटरिक लास्ट क्लास में हमने उसका जिक्र किया था, कुछ याद आ रहा है हो रहा है? नेटरिक टेस्ट के नाम से हमने जिक्र किया था। नेटरिक टेस्ट, हाँ आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इन नेचर। जो वर्चुअल सर्टेनिटी के प्रिंसिपल को जिसके जरिए से इंट्रोड्यूस कराया गया था, इस केस की कंप्लीट जजमेंट है। ये 3 पेजेस की है, एक पेज की समरी है जो मैंने बनाई थी इसकी, वो उस पे केस ब्रीफ है।
वो आपने स्टडी करना है, और इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल है वर्चुअल सर्टेनिटी का वो इंक्लूडेड है अलग से। या आपका आज का होमोसाइड एक्ट, तो अभी के लिए होमोसाइड एक्ट खोले जो पीडीएफ है। तो सर डॉक्यूमेंट पीडीएफ ओपन करेंगे। कर लिया ओपन सब। ये उसी हालत में जिस हालत में वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट जो है, यूके की पार्लियामेंट, उन लोगों ने पास किया था, इसे प्रोमलगेट हुआ था जिस हालत में। फैसल आप पढ़ें इसका फर्स्ट पैराग्राफ, चैप्टर 11 के बाद जो लिखा हुआ है पैराग्राफ। नहीं नहीं, ये पेज नंबर 3 होगा। Sitting. And amendments of the law relating to homicide and trial and punishment of murder, and for Scotland, amendment of the law relating to the trial and punishment of murder and attempts to murder. इसके बाद नीचे जी, enacted by the Queen most excellently justified and with the evidence of consent of lords, spiritual and temporal and commons in the present parliament assembled and authority of the same as follows. बस अब ये जो स्टार्ट पे लिखा हुआ है, एन एक्ट टू मेक फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स एंड फॉर कोर्ट्स मार्शल वेर एवर सिटिंग अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू होमोसाइड एंड द ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ मर्डर, and for Scotland amendments of law relating to the trial and punishment of murder and attempts to murder. ये स्कॉटलैंड वाला जो अलग से जिक्र आया हुआ है, ये जब हम पब्लिक लॉ में डिवोल्यूशन का सब्जेक्ट कवर करते हैं तो फिर उस टाइम पर आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। ये आप कह लें कि ओवरऑल इस एक्ट के जरिए से जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसमें कुछ चेंजेस, मतलब नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई जा रही थी, और जो प्री एग्जिस्टिंग थी उसमें चेंजेस लाई जा रही थी। अब ये जो चीज है, ये जो इनिशियल ये वाला पार्ट है जो अभी आप सबके लिए पढ़ा गया है, फैसल ने पढ़ा फिर मैंने रिपीट किया, इसको आप बोलते हो लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का ये जो है कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया, जो इनिशियल पैराग्राफ लिखा होता है, एन एक्ट टू मेक फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स एंड फॉर कोर्ट्स मार्शल वेरेवर सिटिंग। कोर्ट मार्शल का सबको अंदाजा है भी क्या होता है। अब उसी के अलावा इंग्लैंड एंड वेल्स, ये सिर्फ इंग्लैंड एंड वेल्स में अप्लाई किया जा रहा था ये वाला स्पेसिफिक लॉ। इसके साथ साथ जो बाकी डिवॉल्व यूनिट्स हैं, स्कॉटलैंड की हद तक अमेंडमेंट्स इस एक्ट के थ्रू लाई गई थी। इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड का जिक्र एट द मोमेंट नहीं किया गया था क्योंकि वहां पे चेंजेस वगैरह कोई लाने की जरूरत नहीं थी। वो चीज चले, वो थोड़ा बहुत अलग है। अब ये जो टाइटल है द होमोसाइड एक्ट ऑफ 1957, इसे आप बोलते हो क्या? ये होता है आपका शॉर्ट टाइटल। ये जो पैराग्राफ आपने इतना बड़ा कुछ लाइनों का पढ़ा है, ये होता है एक एक्ट का लॉन्ग टाइटल। होमोसाइड एक्ट 1957 इस, ये जो आपके सामने ड्राफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका शॉर्ट टाइटल है। जो पैराग्राफ अभी ये पढ़ा है ये इसका लॉन्ग टाइटल है। ज्यादातर जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है या जो स्टैट्यूट्स होते हैं उन्हें आप रेफर करते हो उनके रिस्पेक्टिव शॉर्ट टाइटल से। क्लियर है बात? उसके नीचे जो पोर्शन प्रोवाइडेड है उसमें यही चीज प्रिस्क्राइब की गई है। ये बाकायदगी से एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। किसने प्रोमलगेट किया? वो क्वीन ने प्रोमलगेट किया। किसकी असिस्टेंस के साथ? लॉर्ड स्पिरिचुअल टेम्पोरल
ये लॉर्ड स्पिरिचुअल और टेम्पोरल जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं, कि जो मेंबर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें आप लॉर्ड्स बोलते हो। और उसके साथ कॉमन से मुराद है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर है बात? अब यही मैकेनिज्म आपको, मतलब ये आपको बता रहा होता है कि इस लॉ की, या ये जो लॉ बनाया गया है इसका क्या स्टेटस है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी या तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस आपको देखने को मिल रही होती है। अगर लेट सपोज ये कोई ऑर्डिनेंस होती है और ये यहाँ पाकिस्तान में पास हुई, तो ऑर्डिनेंसेस और भी रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस में पास हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादातर उन्हें कन्फाइन किया जाता है टू पीरियड्स ऑफ इमरजेंसी, जिसमें आप बाकी जो रिस्पेक्टिव हाउसेज हैं उनके साथ कंसल्ट नहीं कर सकते, या फिर वो रिस्पेक्टिव हाउसेज अपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस को इंगेज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर लेट सपोज कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होती है, पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट होता, यहाँ वाले भी तमाम तर जो लॉज होते हैं उसमें भी आपको एक शॉर्ट टाइटल देखने को मिलता है और उसी के साथ एक लॉन्ग टाइटल देखने को मिलता है, फिर उसके नीचे उसका रिस्पेक्टिव स्टेटस प्रेस्क्राइब्ड होता है कि क्या वो जो लॉ था वो किस मैकेनिज्म के थ्रू इफेक्ट में आया। बस फर्क ये है कि यहाँ पे वर्डिंग्स जो है वो थोड़ी सी यहाँ वाले कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाएगी, जहाँ पर यहाँ क्वीन लिखा हुआ है वहां पर यहाँ प्रेसिडेंट लिखा होगा, कॉमन्स के बजाय क्या लिखा होगा, नेशनल असेंबली लिखा होगा, और लॉर्ड्स टेम्पोरल स्पिरिचुअल के बजाय सेनेट लिखा होगा। ये अभी आपको बताने का मकसद ये, देखें अगर आपने किसी लॉ को पढ़ना है मतलब इन इट्स बेस फॉर्म, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टैचूट को आपने समझना कैसे। जिस तरह केस लॉज में बाकायदगी से इंगेज करने से पहले हमने डायसेक्ट किया था कि एक जजमेंट के अंदर होता क्या है, ओबिटा डिक्टा क्या होता है, रेशियो डेसिडेंडाई क्या होता है, वो अब मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा, सारे नजरें छुपा रहे हैं जब ये अल्फाज मैंने बोले तो। लेकिन ये चीजें आप लोगों मतलब ये आप बेस है कि भाई इस बिना पर आप ये चीजें समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ जजमेंट ये तो नहीं होती कि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट तो बहुत कुछ कहती है, वो 80 90 100 सफों पर मुश्तमिल होती है जजमेंट एक, लेकिन उसमें से आपके काम का क्या है या बाकी अदालतों के काम का क्या है, वो चीज देखनी थी। वो अखबार वाली जो सॉरी टीवी चैनल वाली जो सुर्खियां होती है, लोग उससे समझ रहे होते हैं कि वो ऑपरेटिव पार्ट्स ऑफ द जजमेंट है, कि वो कैसा मुख्तसर ये चीज है जिसे फॉलो थ्रू किया जा रहा होगा। अब ये आपके सामने इन ओरिजिनल हालत में, आप भी सोहेल ये पीडीएफ खोल लें होमसाइड एक्ट पर। अब इसके बाद हम आते हैं कि इस पे इसकी डेफिनेशन पर आ जाए, पार्ट 1 के बाद इसको हुरैर रीड आउट करें। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। नहीं, वो इसका पार्ट नहीं सब सेक्शन 2। जी
retarded development of mind. पार्टी टू अकेले बस एक बस इम्पोर्टेंट इसमें सब सेक्शन इसमें 2 पढ़ ले. On a charge of murder, it shall be for the defense to prove that the person charged is by virtue of this section not liable to be convicted of murder. कुछ समझ आई है क्या पढ़ा गया किसी को? सबर कंक्लूजन पे अभी ना जंप करें. ये मैंने बिल्कुल नहीं आपको कहा था, जो आप समझ रहे हैं वो उससे भी ज्यादा गलत है. हाँ, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ इसकी समझ आई है? फुरैद, सोहेल, फैसल, सजदा आ गई है? हर सेक्शन को आपने एज ए डिफरेंट प्रोविजन ऑफ लॉ के तौर पे ट्रीट करना है. जहां पर एक अपेरेंट इन्फ्रेंस निकल रहा होगा दूसरे सेक्शन की हद तक, उसे आप कंटिन्यू रखेंगे. अब हर सेक्शन में वैसे ऑर्डिनरीली जो सेक्शन होते हैं उनके साथ एक हेडिंग का एक ब्रीफ हेडिंग प्रोवाइडेड होती है, लेकिन जितने भी आप पुराने स्टैट्यूट्स देखेंगे या मेजोरिटी भी जो अभी इंग्लैंड में प्रोमलगेट हो रहे होते हैं वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट के जरिए से, उस पे वो हर सेक्शन की हद तक वाली हेडिंग्स हमेशा मौजूद नहीं होती. कुछ में है कुछ में नहीं. आपको जो कंफ्यूजन हो रही थी, आप पहले आपने सेक्शन 1 रीड आउट किया, उसका सब सेक्शन 1 की हद तक. उसके बाद आपने सेक्शन 2 रीड आउट किया. सेक्शन 2 उन्होंने रीड आउट किया था, आपने जो रीड आउट किया था उसमें आपने जो चीज कवर की थी कि एक एक्सेप्शन प्रोवाइडेड थी. एक्सेप्शन प्रोवाइडेड थी कि यार कि उस शख्स ने एक्ट ऑफ किलिंग जो है उसमें अपने आप को एंगेज किया फॉर सच एंड सच रीजंस. उसके आगे जो मतलब ये सब सेक्शन 1 में चीज प्रोवाइडेड थी, सब सेक्शन 2 में उन्होंने ये बात बोली थी कि जो शख्स इस चीज को असर्ट करेगा वो अपने डिफेंस में से प्रूव भी करेगा. ये कंडीशन जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 में वो उस अफर्मेटिव डिफेंस के अगेंस्ट है. उसका सेक्शन 1 के साथ कोई लेना देना नहीं है ऑल टुगेदर. जिसे इस हिसाब से कंफ्यूज ना करें. पहली चीज हमने क्या देखी थी, शॉर्ट टाइटल, फिर उसके बाद क्या आ गया, लॉन्ग टाइटल. फिर उसके बाद वैसे तो ओवरऑल जो एक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं उसमें लॉन्ग टाइटल हो गया उसका, जैसे पार्ट 1 है ये, जब वो स्टार्ट होता है सबसे पहले अमूमन ये होता है कि जो सेक्शन 1 होता है वो होता है डेफिनेशन से रिलेटेड, कि इस एक्ट या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज, प्राइमरी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होनी है उन्हें सबसे पहले डिफाइन किया जा रहा होता है कि इस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इन एंड टर्म्स का क्या मतलब होगा. बात समझ आ रही है? लेट सपोज इन्होंने ये कहते हैं कि इस एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, ये कह देते हैं यहाँ पे 1 है, 1 के आगे क्लॉज ए रख देते हैं. यहाँ पे आ जाता है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी. अब यहाँ पर वो डिफाइन करेंगे कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस shall have the jurisdiction to prosecute offences as listed under this act. मतलब ये होगा कि क्राउन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था कि जिनका काम है स्टेट के केस को कोर्ट में जाकर प्रेजेंट करना, अगर ये यहाँ पर लिखा होता है कि भाई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कौन सी होगी, सीपीएस होगी, सीपीडी क्राउन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है.
फिर ये चीज अल्टीमेटली उनकी जुरिस्डिक्शन में आ रही हो। अगर लेट सपोज यहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है, और अभी के लिए अगर बजाय इस होमिसाइड एक्ट में नहीं भी लिखा हो, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो लॉ बना हुआ है उसमें उनके हद तक उन्होंने बता दिए कि भाई कि ये जो रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं उसमें वो लोग जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? दिशा, फैसल, सजदा, नहीं, सुहेल, हुरैर। अब अमूमन तो आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा होता है कि यार डेफिनेशंस का एक सेक्शन देखने को मिल रहा होता है। उसके बाद आप आते हो कि इसके ऊपर जो प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर होता है उस एक्ट का। इस एक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? अगर हम इसके लॉन्ग टाइटल पर जाएं, उन्होंने यही बोला था कि टू मेक, अमेंड, मेन चीज इसी का ही जिक्र किया गया था। मेक वाला मेक लॉ किस हद तक? इंग्लैंड एंड वेल्स में। अमेंड किधर? स्कॉटलैंड की हद तक। सेक्शन 1 में इसकी क्या डिफाइन हुआ हुआ है कि व्हाट इज एन एक्ट ऑफ होमिसाइड? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इस मर्डर को आप होमिसाइड के तौर पे लिखेंगे। हम फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पर मर्डर इस्तेमाल कर रहे थे, लीगल टर्म इसके लिए होमिसाइड ही होगी। मर्डर आप कह लेंगे एक सोशल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाली टर्म। यहाँ पर भी जो इस एक्ट के अंदर भी जहाँ पर मर्डर का जिक्र हुआ है वो सिर्फ हमारे आपके और मेरे दिमाग में एक बात डालने के लिए कि ये जो स्टैट्यूट होगा ये गवर्न करेगा कौन से सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। ये कह रहे मर्डर होगा, लेकिन मर्डर को आगे होमिसाइड डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 1 जो है उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड। उसके अंदर उन्होंने यही बात लिखी हुई है कि किसी इलीगल एक्ट की फर्दरेंस में, अगर किसी इलीगल एक्ट की फर्दरेंस में ऐसा स्टेप लिया गया जिसकी वजह से एक शख्स की क्या होगी, मौत वाकई हो जाती है। अब ये डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे यार आपने इसमें से मेंजरिया को कैसे ट्रेस आउट करना है, मेंजरिया और एक्टस रियस को। अब इसके अंदर एक जो चीज है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी कि एक एडिशनल कंपोनेंट स्पेसिफिकली टू मर्डर या होमिसाइड के कॉन्टेक्स्ट में मेंजिया और एक्टस रियस से हट के एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड किया जाता है, डन विद द सेम मैलिस ऑफ फोरथॉट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैलिस ऑफ फोरथॉट यही है कि अब असाइनमेंट बनाई नहीं है काफी उन्हें, फिर भी काम जमा कराना लाजमी ही था। मैलिस ऑफ फोरथॉट से मुराद ये है कि जो अक्यूज्ड है या जो डिफेंडेंट इन क्वेश्चन है उसने उसका स्पेसिफिकली एक्ट ऑफ किलिंग एग्जीक्यूट करने का इरादा फुल फ्लेज एग्जिस्ट कर रहा था, इन सबसे सिंपलेस्ट टर्म्स। बाकी इसके मैलिस ऑफ फोरथॉट सबसे पहले था, उसी के बाद मेंजरिया बना। मेंजरिया तो उस पे एक मतलब आप कह लें किसी खास मौके पर उस शख्स के साथ एक स्पेसिफिक एक्ट करने का इरादे को डिफाइन कर रही होती है। जो ओवर आर्चिंग कॉन्टेक्स्ट है या जो ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट है कि ए पर्सन ए वांट्स टू किल द पर्सन बी, वो चीज मैलिस ऑफ फोरथॉट है। वो जी जी डिलिबरेटली उसे मारना चाहता है।
इसके लिए एग्जांपल यही दी थी कि देखें चले कुछ तो प्रोवोक्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके दौरान बंदा मारा गया है। अब ये हो कि इसी के बरक्स अगर आप देखें तो किसी शख्स, यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, बंदा पहले ही बैठा हुआ है, उसे पता है मेरी रूटीन का, कोई इदारे के बाहर वेट कर, उसे पता है भाई ब्रेक मिलेगी कितने बजे, पता है अभी तो क्लास थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, लेकिन मुझे पता है कि चले अमूमन हाँ 11, 11:15 या 11:20 तक बंदा ब्रेक देता होता है स्टूडेंट्स को। मैं बाहर जाऊंगा, मेरा इंतजार करूंगा। इस तरह की चीजें ये कोई अननेचुरल अकरेंस नहीं है, ये आपको काफी जगहों पर देखने को मिल रही होती है। ये बहुत से जो इवेंट्स या क्या उसे आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रिलेटिंग टू एक्सटॉर्शन के जो आ जाते हैं, उसमें ऐसे ही होता है। उन्हें पता होता है कि भाई ये बंदा किस टाइम पे घर से निकलता है, कौन सी जगह पर काम पर जाता है, किस किस टाइम ये ब्रेक लेता है, किस टाइम ये छुट्टी करता है। तो लेट्स सपोज वो एक्सटॉर्शन रिक्वेस्ट कंप्लाई उस शख्स ने नहीं की, तो फिर इस इंस्टेंस में कोई प्रोवोकेशन का एलिमेंट तो नहीं आता। प्रोवोकेशन का एलिमेंट वहां पर, प्रोवोकेशन भी इसी के अंदर ही डिफेंस प्रोवाइडेड है, होमोसाइड एक्ट के अंडर। प्रोवोकेशन तो इसलिए होता है कि ताकि चले उसे होमोसाइड से एक्सक्लूड करके वॉलंटरी मैनस्लॉटर में लाया जा सके किसी ऑफेंस। लेकिन वो अब मैलिस अफोरथॉट जो है, ये एक एक्ट ऑफ होमोसाइड का एक सेंट्रल कंपोनेंट है। इसमें ये चीज एस्टेब्लिश हो ही, ये आप समझ लें कि हो चुकी है कि अगर होमोसाइड है तो इसमें हम इन एडिशन टू मेंजरिया और एक्टस रियस बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू इसमें क्या आ जाएगी चीज, ये मैलिस अफोरथॉट एक एडिशनल कंपोनेंट आ जाएगी। ये कंपोनेंट मैं खुद डिफाइन नहीं कर रहा, ये कंपोनेंट ये एक स्टैट्यूटरी स्टिपुलेशन है कि जिस टाइम पर आपने ऑफेंस ऑफ होमिसाइड के लिए लेट्स सपोज प्रोसिक्यूशन है, उसने प्रोसिक्यूट करना है, तो उन्होंने सिर्फ मेंजरिया नहीं प्रूव करना, उन्होंने सिर्फ एक्टस रीस भी नहीं प्रूव करना, उन्होंने लाजमी स्टिपुलेट करना है किसकी तरफ, मैलिस अफोरथॉट की तरफ। अब जो एक्सप्रेस वर्डिंग ऑफ द लॉ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैलिस अफोरथॉट आपने सिर्फ एक्सप्रेस जो है उससे प्रूव करना है, या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, कि प्रोसिक्यूशन ने फैक्ट्स और एविडेंस को इस अंदाज में प्रेजेंट करना है कि ये लग रहा हो कि या मैंने सपोर्ट थॉट एक्सप्रेसली एग्जिस्ट कर रही थी, या फिर ओवरऑल अगर हम इवेंट्स का जायजा लें तो उस हिसाब से ये चीज समझ आ रही थी कि मैंने सपोर्ट थॉट एग्जिस्ट कर रहा था। अब पिछले लेक्चर में हमने एक और कंपोनेंट का जिक्र किया हुआ है। आप देखें ये जो ओवरऑल सेक्शन 1 है, इसमें सारे लोग ये चीज देखेंगे, इसमें आपको प्री मेडिटेशन देखने को मिल रही है। बड़े सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 सजदा कौन, सैफ अफनान सैफ, आप भी वो ओपन अप करें होमोसाइड एक्ट 1957, उसका जो सेक्शन 1 है उसको स्टडी करें। उसमें देखें कि आपको प्री मेडिटेशन देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही। गौर से पढ़ें, कोई टाइम ही टाइम है हमारे पास। 57
तसल्ली से रीड आउट करें और इसमें देखें कि आपको इसमें प्री मेडिटेशन का या टर्म एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही। इम्प्लिसिटली से मुराद के पढ़ने से आपको समझ आ रही है कि प्री मेडिटेशन एज अ कॉन्सेप्ट इस जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 की हद तक इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो पूछता हूँ बारी बारी सबसे। जी चले सब सेक्शन 2 भी पढ़ लें। तो आप ये रीड आउट करके कंक्लूजन पे पहुंच जाए ना तो बस मुझे बता देंगे पढ़ लिए। पढ़ चुके हैं आप पूरे। आप पढ़ चुके हैं मुदस्सिर। चलें, ठीक। फैसल पढ़ चुके हैं। जीशा सोहेल जाग रहे हैं। अफनान पढ़ चुके हैं। सजदा चलें पढ़। प्रेयर बताएं किधर। कैसे।
तो ये इम्प्लिसिटली तो नहीं है, ये एक इन्फ्रेंस निकाली आप, जैसे आप एक एजुकेटेड गेस बोल सकते हो, इम्प्लाइडली भी नहीं है, एक इन्फ्रेंस ही, एजुकेटेड गेस जैसे आप बोल रहे। अफनान, ठीक हो गया। सोहेल, किधर और कैसे? लास्ट वीक के लेक्चर में हमने एस्टेब्लिश किया था कि बैलेंस ऑफ फोरथॉट और प्री मेडिटेशन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आज दरवाजा बंद कर। प्री मेडिटेशन एंड सिंपल टर्म्स क्या होती है? तैयारी। ये नहीं नहीं, प्री मेडिटेशन नहीं था, प्री मेडिटेशन था। प्री मेडिटेशन, प्री मीडिएशन नहीं। मीडिएशन तो एक एडीआर मैकेनिज्म है कि आप सिविल सूट, क्रिमिनल लॉ में तो एडीआर की इतनी गुंजाइश नहीं है। रीशा, किधर और कैसे? फैसल, तो मुझे जो समझ आया ये कि को मर्डर उस वक्त तक डिफाइन नहीं करेंगे जब तक कि मैनेज और थॉट समझी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं प्री मेडिटेशन की हद तक पूछ रहा हूँ कि वो आपको इस सब सेक्शन से देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही? प्री मेडिटेशन वारदात की तैयारी का कोई तस्करा है? नहीं, बस इतनी सी बात पूछी थी है। इसमें हुई भी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ पर दी जा रही है कि if a person does such and such thing under such and such circumstances, he shall be liable for the offense of murder. ये आप कह लेंगे इस इस सेक्शन या सब सेक्शन के अंडर क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज करने से पहले चले आपको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में बताऊं तो ये आप कह लेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट है। कंडीशन प्रेसिडेंट पढ़ी है अभी तक कंडीशंस आपने? कुछ एक तो कंटिजेंट कंडीशंस होती हैं,
कंडीशंस प्रेसिडेंट। चले कि जब ये सारे काम इस मैनरिज्म में हो जाएंगे तो फिर ये सेक्शन का इतलाक उस शख्स के ऊपर होगा। लेकिन बात ये है कि प्री मेडिटेशन की हद तक आप लोगों से मैंने पूछा था कि इसमें देख ये क्या नाम है जो अफनान के साथ बैठा हुआ है, देवल्ला इधर आ जाए फैसल के साथ। जैसे सर इसमें जो सबसेक्शन 1 है इसमें हमें अदर की डेफिनेशन नहीं मिल रही, वो तो मिलेगी आपको। पहले सपोर्ट थॉट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आपको देखने को मिलेगा, और जो एक्ट ऑफ मर्डर है वो किसी और अनलॉफुल ऑफेंस की फर्दरेंस में ना हो। नहीं कर रही, नहीं कर रही, आपने इन्फ्लुएंस नहीं निकालना। लेटर ऑफ द लॉ एज इज आपने कंसिडर करना है फॉर द पर्पसेस ऑफ ए स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन। मतलब ये कि अगर आपने लॉ को उसकी जिस लैंग्वेज में प्रिस्क्राइब किया हुआ है और उसको आपने इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप सिचुएशन को उस लीगल डेफिनेशन की कॉन्टेक्स्ट में एडजस्ट करेंगे, लीगल डेफिनेशन को उसकी कॉन्टेक्स्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन है। अब ये ज्यादातर काम लॉयर्स नहीं कर रहे होते, लॉयर्स समझा रहे होते हैं जज साहिबान को कि यार आप काइंडली इसको ऐसे अंदाज में देखें। सिचुएशन ने लॉ के कॉन्टेक्स्ट में फिट होना है, लॉ ने नहीं सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में फिट होना है। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी यहाँ पर ये जब वापस आने से पहले इस स्लाइड पर हमने क्या रीड आउट किया था, आई थिंक सो मुदस्सिर ने रीड आउट किया था अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर, के अगर आप ये अनलॉफुल एक्ट आपने किया, किसी को मारा है और उसके बाद बंदा गिर के हलाक हो गया, वो चीज अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर में आएगी। इस एक ये जो मर्डर की जो डेफिनेशन सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 के अंदर प्रोवाइडेड है, उसमें आपको बताया गया कि एक आपको सबसे पहला कंपोनेंट किस चीज का चाहिए, मैलिस ऑफ थॉट का। सॉरी, मैलिस ऑफ थॉट उन्होंने सेकेंडरी मतलब बाद में बताया कि चलिए ये होना बहुत लाजमी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि कोई ऐसा एक्ट ना हो कि जो किसी मतलब मर्डर जो है वो एक बाय प्रोडक्ट ना हो एक एक्शन का। आप डायरेक्टली डेथ कॉज करना चाहते थे और वो आपके एक्शंस की वजह से कॉज हुई है, which stipulates to the extent of the actus reus। मतलब एक्ट की वॉलंटेरीनेस भी इन दो दो लाइनों के जरिए से एस्टेब्लिश हो रही है कि एक्ट क्या हो, वॉलंटरी हो, जिसके एक्टस रियस का जो कंपोनेंट है वॉलंटेरीनेस का फैक्टर उसमें इंक्लूडेड हो, और वो किया गया है स्पेसिफिक मेंटल इंटेंट उसी एक्ट को कॉज करने की, उसी रिजल्ट को ऑफ डेथ को कॉज करने के लिए, जो कि इंडिकेट करता है किस चीज को, डायरेक्ट इंटेंशन को, डोलस डायरेक्टस को, जो हम स्टडी कर चुके हुए हैं कि एक शख्स मारना चाह रहा है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसने अंडर एक्शंस भी अंडरटेक किया जिसका रिजल्ट भी आया है, सक्सेसफुल रिजल्ट है। लेकिन उसमें साथ एक एडिशनल कंपोनेंट उन्होंने मजीद ऐड कर दिए, वो क्या है, मैलिस ऑफ प्री मेडिटेशन यहाँ पर नहीं है। पिछले हफ्ते की असाइनमेंट देने का मकसद भी आप लोगों को यही था, अगर आप लोग करते और उस रिसर्च के चक्कर में अगर आप होमोसाइड एक्ट भी थोड़ा सा अगर कोई पढ़ लेते या फिर इसी की कोई आसान सिंप्लीफाइड कमेंट्री पढ़ लेते जिस तरह की एग्जिस्ट कर रही होती है इंटरनेट पे, तो आपको ये चीज समझ आती कि प्री मेडिटेशन जो है, इवन दो उसे ट्रायल के अंदर प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सीरियसली कंसिडर किया जा रहा होता है, लेकिन विद इन द वर्डिंग ऑफ द लॉ प्री मेडिटेशन की गुंजाइश नहीं है।
यही तो बात है ना, नहीं है तो आप बोले नहीं है यार, आपने कहा से उसे तो जब नहीं मिल रहा था तो आपने वही बताना था कि नहीं मिल रहा, तो उसमें अब डिफरेंस आपसे पूछा था तो आप यही डिफरेंस वहां पर बताते कि प्री मेडिटेशन एज ए कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट करता है विद इन दी होमिसाइड एक्ट 1957 उसके सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में, सॉरी, हाँ एग्जिस्ट नहीं करता, मैलिस ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है। यह आपके पास सबसे प्राइमरी की डिफरेंस हो जाता, एक जो है वो स्टिपुलेटेड बाय लॉ है, एक जो है स्टिपुलेटेड बाय लॉ नहीं है। फिर उसमें अगर आप केस लॉ स्टडी करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आती कि चलिए ठीक है, वो मैलिस ऑफ थॉट जो है वो स्टिपुलेटेड बाय लॉ है, प्री मेडिटेशन अगर नहीं है स्टिपुलेटेड बाय लॉ तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस कैसे आपको देखने को मिल रही है। अगर आप केस लॉज पढ़ते तो आपको ये चीज समझ में आती कि प्री मेडिटेशन जो है वो एज एन एग्रीवेटिंग फैक्टर काउंट हो रहा होता है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स भी फ्रॉम द कोर्स ऑफ ट्रायल से ही डराइव किए जा रहे होते हैं। वही चीज समझने के लिए आपको मैंने सारा शरीफ वाली जजमेंट भी दी, उसकी वो दी थी, सेंटेंसिंग की जो मुकम्मल रिपोर्ट थी वो आपको प्रोवाइड की थी, क्योंकि उसमें मेन चीज यही थी कि वो एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे थे। हम पढ़ा करें यार, जो चीजें प्रोवाइड करता हूँ वो उस पे एक नजर मारा करें, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो दो लाइंस आपको मतलब इस सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 की जो पहली दो लाइंस हैं, इसी से आपके पिछले पता नहीं कितने हफ्तों के लेक्चर्स जुड़े हुए हैं। इसे सिर्फ मतलब समैरिली डिसमिस ना किया करें या प्राइमा फेसाई देख के इसे साइडलाइन ना किया करें। क्लियर है बात। अब इसी जो मतलब आप कह रहे हैं जो डेफिनेशन प्रोवाइडेड है वो ही आपको, अगर आप इसे गौर से समझने की कोशिश करें तो आपको द डिस्टिंक्शन बिटवीन अनलॉफुल एक्ट मैन स्लॉटर और होमिसाइड भी मिल जाता है इससे, सिर्फ इन पहली दो लाइन से। अभी बाकी एक्ट 16 पेजेस का है और उसमें से भी 16 पेजेस में से भी हमने चले वो पहले दो, हाँ, पहला तो वो टाइटल वाला था, उसी के साथ शॉर्ट टाइटल जिसमें मेंशन था, दूसरा और तीसरा इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स से तीसरे वाला जो था उसके ऊपर लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल मेंशन था, उसके बाद जाकर ये आ रही थी। अभी भी फिर भी आप देख लेंगे क्या 12 पेजेस और बहुत सी लाइनें अभी भी रहती हैं पढ़ने के लिए। समझ आ रही है बात की दिशा, मुदस्सिर जी? किधर पहुंचे हैं आप? अच्छा, वो ओनस ऑफ प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसे शिफ्ट करता है ऑन द डिफेंस इन केस अगर एक अफर्मेटिव डिफेंस लिया जाता है जो कि प्रोवाइडेड है किधर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 रीड आउट करें अभी, खुद ही पढ़े आप। ये कंटेंट सारा पढ़े काइंडली, असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने नहीं बनाई, आपने भेज दी थी शेरियार, कल रात को भेजी थी आपने, अफनान सैफ ने नहीं भेजी। हमने कवर में लेकर जाती। नहीं नहीं, वो फैसल की कंफ्यूजन की हद तक मैं बोल रहा था।
नेक्स्ट लेक्चर में चीजें पढ़कर आए सारी, ये सारा शरीफ वाली जो मैंने आपको भेजी थी जजमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेंटेंसिंग, वो पढ़कर आए। एक हुरैर ने ये अभी तक पढ़ी है और शरियार ने शायद थोड़ी बहुत पढ़ी है, बाकी भी पढ़ कर आए, वो भी पढ़नी है मुकम्मल। उसके अलावा होमोसाइड एक्ट के लिए तो अभी के लिए तो हमने सिर्फ यही चीज डिस्कस करनी थी, लेकिन इसे भी थोड़ा बहुत जो इसका सेक्शन 1 है उसको स्टडी करें। सेक्शन 1, उसमें सब सेक्शन 1 और 2 दोनों शामिल है, उसे एक नजर मारे। आर वर्सेस नेड्रिक की ओरिजिनल जजमेंट आपको प्रोवाइड भी की गई है बजरिया जीशा, वो स्टडी करें। 3 पेजेस की जजमेंट है, उसे पढ़ें। उसके साथ अगर किसी को नहीं समझ आती तो एक सिंगल पेज पे उसकी मैंने वो जो उसे आप बोल सकते हैं केस ब्रीफ भी बना के प्रोवाइड किया, मुख्तसर फैक्ट्स क्या थे, लीगल इश्यूज क्या थे और कोर्ट की रूलिंग क्या थी। और उसी के बाद जो वर्चुअल सर्टेनिटी का प्रिंसिपल है उसे एक सेपरेट 1 पेज डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड किए। अब कोई भी एक्ट चले फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, होमिसाइड एक्ट आपके पास आ जाता है। अब सबसे पहले जो हमने देखा था कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में आपको क्या चीज प्रोवाइडेड थी, दैट वाज अ डेफिनेशन। अब लॉ में डेफिनेशन जो होती है वो होती है 2 तरह की। इन्हें जाके बोलें कि नीचे चले जाए या मैं एक मिनट ऑडियो बंद करें। तो जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो होती है 2 तरह की, एक होती है पॉजिटिव डेफिनेशन, एक होती है नेगेटिव डेफिनेशन। आप जब पॉजिटिवली किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हो वहां पर आप ये चीज एस्टेब्लिश करते हो कि ये जो टर्म या जिस नोशन जिसे आप एड्रेस कर रहे हो वो किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, मतलब कि व्हाट इज समथिंग। और जब नेगेटिवली आप डिफाइन कर रहे होते हो तो आप ये बताते हो कि वो चीज क्या नहीं है, व्हाट समथिंग इज नॉट। अब ये जो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है उसमें आपने ये चीज देख ली होगी कि उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा अमल ना हो जो कि मतलब मर्डर या जो द रिजल्ट ऑफ डेथ है वो किसी और इलीगल एक्ट की का बाय प्रोडक्ट ना हो। समझ आ रही है बात की कि जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 है वो नेगेटिवली डिफाइन कर रहा है कि क्या चीज मर्डर नहीं होगी, अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर मर्डर नहीं होगा। क्लियर है बात ये सबको? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लॉ में कोई भी डेफिनेशन होती है उसे, या डेफिनेशन जो है किसी टर्म को आपने डिफाइन करना है तो आप उसे या तो 2 तरीकों से डिफाइन करोगे। पहला तरीका यह है कि आप उसे पॉजिटिवली डिफाइन करोगे, आप बताओगे कि क्या ये चीज क्या है। नेगेटिवली डिफाइन करोगे, आप बताओगे कि ये चीज क्या नहीं है। अब होमिसाइड एक्ट 1957 के सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में उन्होंने मर्डर को डिफाइन किया था एक पार्ट तक। वो जो डेफिनेशन थी वो इन इटसेल्फ एक पार्टली नेगेटिव टर्म, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी डिफाइन कर रही थी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी। पॉजिटिवली उसमें क्या चीज डिफाइन हुई थी कि उसमें मैलिस अफोरथॉट होना जरूरी है,
वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। नेगेटिवली क्या एस्पेक्ट डिफाइन हुआ था कि जो एक्ट ऑफ मर्डर है, ये द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड है, वो प्योरली होमिसाइड ही हो। तो ये ना हो कि कोई और इलीगल एक्ट कर रहे थे, उसके रिजल्ट में बंदा कोई किसी शख्स की मौत वाकई होगी है। वो चीज किसके मैंडेट में फॉल करेगा? अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर की। अब समझ आई है बात कि उन्होंने कहा है कि अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर जो होगा वो मर्डर या होमिसाइड में क्लासिफाई नहीं हो सकता। क्लियर है बात? जिस तरह हमने स्टडी किया था जब रेकलेसनेस स्टडी किया था, या नेग्लिजेंस को एज मेंजरिया या रेकलेसनेस को एज मेंजरिया स्टडी किया था, तो उस पे हमने काफी इंस्टेंसेस इस नेचर की कवर की थी कि इन द, या खुद से फोन से एडजस्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? यार ब्लास्टर से कोई अगर इसको ऑन ऑफ करे तो बता दे, नीचे से बंदा बुलवा देते हैं चेंज करने के लिए टेम्परेचर। सर इसको डेट रखते हैं क्या? नहीं सर, तो अब हम थे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, कौन से वाले पे थे? अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर का बता जिक्र कर रहे थे कि जो इंस्टेंसेस हमने डिस्कस की थी कि नेग्लिजेंस एज ए फॉर्म ऑफ मेंजरिया या फिर रेकलेसनेस एज ए फॉर्म ऑफ मेंजरिया, उसमें काफी जो हमने मतलब एग्जांपल या वेरिएशंस कवर किए थे वो यही थे कि किसी के रेकलेस एक्ट की वजह से या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से के रिजल्ट में किसी की अगर डेथ हो जाए तो फिर उस एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस या उस एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस का जो मेंजरिया है या रेकलेसनेस का मेंजरिया है, वो अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर की मेंजरिया की को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बात? अब ये चीज होमिसाइड एक्ट का, जी, अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर, तो ये तो किसी भी किलिंग में होगा नहीं, उससे पिछली में तो थे। देखिए, रेकलेसनेस का जो एस्पेक्ट है वो आता है, रेकलेसनेस, सॉरी, वो थोड़ा सा मेरे पार्ट पे भी डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी गलती है। रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस यहाँ पर फॉर्म करती है मेंजरिया, वो आएगा ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर में। लेकिन हाँ, अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर नहीं। अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर ये होता है कि अगर आपने कोई इलीगल एक्ट कमिट किया है और उसके रिजल्ट में अगर किसी की डेथ हो जाए, अब लेकिन बात ये कि वो जो इलीगल एक्ट था उसकी मेंजरिया में टू किल इन्वॉल्व नहीं था। फिजिकल अल्टरकेशन, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस दौरान ये में इंजरी की वजह से अगर किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो उसमें आपका मतलब देखिए उस इंस्टेंस में वो चीज जो है या फिर वो जो अनलॉफुल एक्ट है वो टैंटामाउंट टू मर्डर नहीं होगी। उस पर अगर आप बेशक जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नेड्रिक टेस्ट, वर्चुअल सर्टेनिटी वाला, के वर्चुअली सर्टन हो, वर्चुअल सर्टेनिटी वाला टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई ना कर रहा हो। वर्चुअल सर्टेनिटी को हमने इस हिसाब से डिफाइन किया था कि कुछ ऐसे केसेस जहां पर आपके एक्शन की वजह से अगर किसी की डेथ कॉज हो जाए, वहां पर ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जिसे आप नेट्रिक टेस्ट बोलते हो। उसके तहत आप ये चीज देखते हो कि क्या इस एक्शन की वजह, क्या वो जो एक्शन इन क्वेश्चन है जिसकी वजह से डेथ कॉज हुई है अपेरेंटली, उस एक्शन का ये रिजल्ट प्रोबेबल था या फिर इसका मोस्ट लाइकली इससे यही रिजल्ट निकलना था।
या ये एक चांस अकरेंस थी। तो वो जो आप कह रहे हैं बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी आप जाके उसे एसर्टन करते हो, वो डिटर्मिनेशन मेट्रिक टेस्ट आपको दे रहा होता है। लेकिन हाँ, अब बात ये कि मेट्रिक टेस्ट जहां पर अप्लाई हो रहा होता है वो ज्यादातर उन इंस्टेंसेस में हो रहा है जहां पर आप किसी शख्स को ग्रीवियस बॉडली हार्म कॉज करते हो। मतलब आपने एक शख्स को इस हद तक फिजिकली इंजर करना है कि क्रिटिकल इंजरीज कॉज हो लेकिन बंदा मरे मत, लेकिन आपने इंजरीज कॉज की, उसके रिजल्ट में एक शख्स की डेथ होगी। तो उस इंस्टेंस पे कोई एक्यूज जाकर बोलता है कि मेरी तो ओरिजिनल इंटेंशन इसे मारने की नहीं थी, उस सिनेरियो में नेट्रिक टेस्ट को अप्लाई किया जा रहा होगा। लेकिन एक सिंपल एक्ट अल्टरकेशन है, उसके दौरान आप किसी को धक्का मार दें या किसी का आपने धक्का मारा, किसी का सर फट गया हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ कॉज होगी, तो उस इंस्टेंस में नेट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा होगा वो फिर। लेकिन जो इनिशियल एक्ट था जिसकी वजह से जो चेन ऑफ कॉजेशन स्टार्ट हुई है, उसका एंड रिजल्ट क्या था, डेथ था। तो वो चीज या फिर वो जो टाइप ये ओवरऑल सिचुएशन है, ये फॉल करेगी विद इन द पर्व्यू ऑफ अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर। अब समझ आ रही है बात? लॉफुल मैनस्लॉटर नहीं होता, उसकी जो आप कह रहे हैं कि इनिशिएशन होती है वो फॉर्म एन अनलॉफुल एक्ट होती है, एब्सेंट मेंस रिया। उसने इन स्टेट ऑफ एंगर ये काम किया था। आपको फैसले चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई? जिस हद तक नहीं हुई बताएं, अभी इसे फिर क्लियर करके आगे चलते। अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर नहीं समझ आया आपको? क्योंकि उसमें डेथ कॉज होती है फ्रॉम एन अनलॉफुल एक्ट। नहीं, नहीं, या भी इसी की लॉफुल लॉफुल मैनस्लॉटर कोई भी नहीं होता। एक जो चीज मैं वही बता रहा हूँ आपको कि लॉफुल मैनस्लॉटर कोई नहीं होता। लेट सपोज जिस तरह ये आपके यूएफसी मैचेस होते हैं या फिर जो फाइट्स होती हैं जो स्पोर्ट्स की हालत में एग्जिस्ट करती है, या फिर क्रिकेट फुटबॉल, इस दौरानिए में अगर किसी की डेथ हो जाती है, वहां पर जो टर्म है बंदा मारा गया, किसी की मारने की नियत नहीं थी, या फिर जो फाइट भी कर रहे होते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स आर्ट्स वाली, उसमें भी किसी की इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं होती और कोई सीरियस इंजरी इन्फ्लिक्ट करने की नहीं होती। उस पे सबने जीतना होता है, उसमें सिर्फ यही होता है कि भाई अगले को वेयर आउट कर रहे होते हैं या इंजर कर रहे होते हैं उस हद तक कि बंदा कंटिन्यू ना कर सके। वहां उस इंस्टेंस में अगर कोई डेथ कॉज हो जाती है वो प्रोटेक्टेड है एक हिसाब से, दैट फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ लाइसेंस। कि वो शख्स नहीं होगा, नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस में होमिसाइड वो काउंट नहीं होगा। क्योंकि बात ये है ना कि अगर अब वो जो क्या उसे कहते हैं स्पोर्ट्स जो है, उसके अंदर भी सर्टेन गाइडलाइंस जो है वो फॉर प्रोफेशनल फाइटर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर लेट्स सपोज उनकी वायलेशन कमिट की गई है तो फिर उस इंस्टेंस में मैनस्लॉटर वाली चीज क्रीप इन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एट द सेम टाइम रूल्स की भी वायलेशन हो रही होगी, लॉ की भी वायलेशन हो रही हो। लेकिन एक फ्रेंडली अकरेंस में कोई स्पोर्ट है या मार्शल आर्ट्स है, उसके दौरान किसी की डेथ कॉज हो जाती है या किसी की कोई
आप कह लें कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन जो है वो इंजरी की वजह से इन प्ले आ जाती है, वो चीज विद इन द एम्बिट ऑफ होमिसाइड भी नहीं काउंट होगी और ना ही मैनस्लॉटर वाली कैटेगरी में आएगी। तो वहां पर जो है, जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था थिन स्कल टेस्ट, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो परमिटेड एनवायरमेंट्स होते हैं। तो लॉफुल मैनस्लॉटर कोई भी नहीं होता, मैनस्लॉटर सारा अनलॉफुल ही है। यही हो सकता है, फांसी देता है बंदा, वो लॉफुल हो सकता है। देखिए उसके पार्ट पे तो ये चीज फॉल ही नहीं कर सकती ना, लेकिन मैनस्लॉटर तो हो रहा है, डेथ तो कॉज हो रही है। हाँ, लिटरल टर्म्स पे डेथ कॉज हो रही होती है, लेकिन वो बात यही है ना कि वो एक आप कह लें कि एग्जेक्टिव कंफर्मिटी होती है। इन ओरिजिनल डिसीजन किसने दिया होता है, वो एक जुडिशियल अथॉरिटी ने दिया होता है कैपिटल पनिशमेंट का, वो उसे सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट को स्टेट सैंक्शन मर्डर भी बोलते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा है वैसे भी, कैपिटल पनिशमेंट का ट्रेंड यहाँ पे वैसे ही खत्म हो गया। और भी काफी ममालिक हैं जहाँ पर खत्म हो गए, अगर आप देखिए जो यूनाइटेड किंगडम में, वहां पर भी ऑल टुगेदर खत्म, मुकम्मल तौर पे ही खत्म हो गया ये कैपिटल पनिशमेंट का नोशन। ग्लोबल मैनस्लॉटर नहीं होता कोई भी, अनलॉफुल मैन, अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर है और ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर है। तो मैं थोड़ा सा वो ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर गया था इसमें। ये जो होमिसाइड एक्ट है 1957 का, उसका जो सेक्शन 1 सबसे और उसके साथ कनेक्टेड सब सेक्शन 1 है, वो ये बता रहा होता है कि कोई भी एक्ट ऑफ मर्डर या होमिसाइड है दैट वो किस, वो आप कह लेंगे डायरेक्ट इंटेंशन के ऊपर बेस्ड होगा, और एक्टस रियस भी उसका स्टैब्लिश्ड होगा, और उसी के साथ साथ वो मैलिस ऑफ थॉट भी एग्जिस्ट कर होगा, लेकिन वो चीज क्या नहीं होगी, अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर नहीं होगी, जिसे वहां पर ऐसे डिस्क्राइब किया होगा कि कोई ऐसा इवेंट ऑफ डेथ जो किसी अनलॉफुल एक्ट की परसुएंस में कॉज हुआ है, वो चीज विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसा एक्शन जो डेथ कॉज करता है किसी की, जिसमें मैलिस ऑफ थॉट है इंक्लूडेड है, एक्टस रियस और मेंस रिया का जो, सॉरी एक्टस रियस का कंपोनेंट जो है वॉलंटरी एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, वो तमाम तरह इंस्टेंसेस मर्डर में कवर हो। समझ आ गई ये बात? नेक्स्ट पर आए, बात जो समझाया गया था मेन वो थी कि डेफिनेशन लॉ में दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव डेफिनेशन और एक नेगेटिव डेफिनेशन। ये रीड आउट करें फिर से। नेक्स्ट पर आ जाए।
unlawful, not permitted by law, and in this language was from some levels. A person purchases someone during, but purchases someone during a fight, causing them to fall and hit their head with their TV head. समझ आई है सबको? डेथ कॉज हुई है और उसकी मतलब क्या उसे आगे प्रेमिस पे आपको एक अनलॉफुल एक्ट देखने को मिलेगा। Unlawfulness. That was the death must be unlawful, meaning it was against the law. This can include various criminal acts such as assault, battery, or other illegal activities. The act or that must also this referred to acts that creates the things to harm others. Even if the defendant did not foresee the specific harm caused, the level of mental must be more than any negligence standard. Mere negligence standard. पिछली स्लाइड पर है। अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर का एक एडिशनल कंपोनेंट है डेंजरसनेस। अब वैसे तो मतलब ये चीज एक गिवन है या एस्टैब्लिश्ड है कि कोई भी अनलॉफुल एक्ट होता है, मतलब लेट्स सपोज फिर कोई भी ऑफेंस है उसमें एक लेवल ऑफ डेंजर पोज हो रहा होता है, आइदर टुवर्ड्स द पर्सन और टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, मतलब एक शख्स की जान या माल की तरफ एक डेंजर आप कह लें कि ऑटोमेटिकली किसी भी ऑफेंस में एस्टैब्लिश्ड होता है कि उसको डैमेज कॉज होगा। और बाकी जितने भी ऑफेंसेस उन्हें अगर क्लासिफाई किया जाता है और उनके साथ रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस को जोड़ा गया है तो वो डिग्री ऑफ हार्म के बेस पे किया गया कि किस हद तक हार्म हो रहा है, उसके साथ प्रोपोर्शनेट रखी गई है उनकी रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स को। ओवरऑल अगर आपने देखने तो अगर कोई ऑफेंस रिलेटिंग टू द बॉडी है, असॉल्ट भी हो जाता है, बैटरी भी आ जाता है। चले असॉल्ट तो ये है कि उसमें अपेरेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म जरूरी नहीं है आपके पास, सिर्फ एक शख्स को इस हद तक थ्रेटन फील करना लाजमी है कि उसे हार्म कॉज होगा। और वो जो मतलब परसेप्शन ऑफ थ्रेट है वो भी इंड्यूस की जानी चाहिए फ्रॉम द डिफेंडेंट इन क्वेश्चन, तब जाके ऑफेंस ऑफ असॉल्ट कमिट होता है। अगर लेट्स सपोज एक अनवारंटेड या फिर अनऑथराइज्ड जो से आप बोल सकते हैं इन्फ्लिक्शन ऑफ फिजिकल हर्ट की जाए, इंजरी को आप छोड़ दें, सिर्फ इंजरी वाला कंपोनेंट इसमें सेकेंडरी है, अनऑथराइज्ड और अनवारंटेड इन्फ्लिक्शन ऑफ हर्ट कॉज की जाए किसी और शख्स की बॉडी पर, तो वो चीज किस में फॉल करेगी? विद इन द डोमेन ऑफ बैटरी। जो माइनर अल्टरकेशन होती हैं वन साइडेड, वो ज्यादातर असॉल्ट और बैटरी के ही जुमरे में काउंटिंग की जा रही होती है। अब लेट्स सपोज के जो इन्फ्लिक्शन ऑफ हर्ट है अनऑथराइज्ड और अनवारंटेड, उसमें लेवल ऑफ सिवेरिटी ज्यादा है। सिवेरिटी आप उस शख्स के एक्शन से नहीं, जो इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म हुआ है विक्टिम के ऊपर, उसके हिसाब से उसे असेस करोगे। इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म जो है वो माइनर ब्रूजिंग से ज्यादा है, कट्स एब्रेजन्स ऑफ सिवियर नेचर आपको देखने को मिल रहे हैं। वो चीज फिर बैटरी के लेवल से ट्रांसेंड कर जाएगी
that would be then classified in terms of actual bodily harm, ABH. अगर लेवल ऑफ इंजरी उससे ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो वो फिर ग्रीवियस बॉडली हार्म के डोमेन में क्लासिफाई होगी। क्लियर है बात? देखिए, बात समझाने का मकसद यही है कि कोई भी ऑफेंस है उसमें एक लेवल ऑफ डेंजरसनेस उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होता है। अभी हमने ये चीज देखी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी। बैटरी जो है वो माइनर इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म को वो उसमें आ कैटेगराइज हो जाएगी जी। एबीएच जो है वो आप कह लेंगे लेस सीरियस इन्फ्लिक्शन ऑफ फिजिकल इंजरी या डैमेज टू ए पर्सन्स बॉडी, वो उस तरह आ जाएगी। और फिर उसके बाद ग्रीवियस बॉडली हार्म जो है क्रिटिकल इंजरीज इन्फ्लिक्टेड अपॉन ए पर्सन्स बॉडी। तो बात ये है कि कोई भी ऑफेंस है लेट्स सपोज रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी है उसमें एक लेवल ऑफ डेंजरसनेस उसके साथ एसोसिएटेड है। हर ही ऑफेंस के साथ कोई ना कोई लेवल ऑफ डेंजरसनेस एसोसिएटेड है, वो आप फिजिकल ऑफेंसेस रिलेटेड टू द बॉडी है, प्रॉपर्टी है, सब में। जो डेंजरसनेस वाला एस्पेक्ट है वो गिवन है, लेकिन डेंजरसनेस आप लोगों ने इस वजह से समझनी है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर। वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ इस नेचर की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती हैं जहां पर आपके लिए ये समझना मुश्किल, आपको पता होता है कि ये इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर है लेकिन आप उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि किस नेचर का है। बहुत से एक्शंस, चले एक्शंस की हम नहीं उसकी बात करते, बहुत से ओमिशंस इस नेचर के होते हैं जिसके रिजल्ट में डेथ कॉज हो जाती है। अब ओमिशन जो है वो इन इटसेल्फ इज ए ब्रीच ऑफ लॉ, और ओमिशन एट द सेम टाइम यही ये चीज भी डिनोट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक काम को जो लॉ ने बताया नहीं किया गया। लेकिन बाज इंस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जहां पर वो काम करना सिर्फ लीगल मैंडेट नहीं होता, वो ड्यूटी ऑफ केयर की सेटिस्फैक्शन भी उसके जरिए से हो रही होती है। समझ आ रही है आपको बात? ओमिशन इन इटसेल्फ तो एक ऑफेंस है कि लॉ ने कहा काम आपने करना है, आपने वो काम नहीं किया, लेकिन वो ओमिशन इन इटसेल्फ जो है वो तो चले वायलेशन ऑफ लॉ के तौर पे काउंटेड होगी, लेकिन उस काम को ना करने से आपकी लेट सपोज जो एक ड्यूटी ऑफ केयर है वो भी ब्रीच होगी है। और ये दोनों वेरिएशंस का कम्युलेटिवली रिजल्ट क्या हुआ है, किसी की डेथ कॉज हो गई है। फिर यहाँ पर सवाल ये नहीं पैदा होता कि ये अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर के तौर पे इसे देखा जाएगा या फिर ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर के तौर पे इसे देखा जाएगा। वहां पर ये सारा शरीफ वाला केस पैटर्न होता है जहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज की गई थी किस पर, स्टेप मदर पर। वो वॉलंटरी भी मैनस्लॉटर में किया गया, आई थिंक सो उसे मुझे जहां तक लगता है उसके बाप को फॉर द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड कन्विक्ट किया गया था, आई थिंक सो। सेंटेंस ओवरऑल दोनों पे क्या इंपोज किया था, 40 इयर्स। 40 इयर्स का सेंटेंस इंपोज किया गया था। उसका तो सेंटेंस जल्दी खत्म हो गया था। आई वाज रीडिंग इट समवेयर यस्टरडे कि ही वाज किल्ड बाय प्रिजन इनमेट्स। उसका तो सेंटेंस वैसे ही जल्दी खत्म हो गया कुछ दिनों में।
तो वैसे चेक करें चार्ज क्या था स्पेसिफिकली, मुझे तो लगता है आप चेक करें वॉलंटरी था इनवॉलंटरी था। लेकिन यहाँ पर जो ये थे वो रेयर भी बोले आप लोगों के समझने के लिए कि जहां पर ये कंफ्यूजन अराइज हो रही हो कि ये जो कंसर्न एक्शन था इसे हम ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर के लिए हमने क्लासिफाई करना है या फिर इसे हमने क्लासिफाई करना है एज एन अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर। तो वहां पर डेंजरसनेस जो है वो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर के तौर पर काउंट हो रही होगी कि अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर में डेंजरसनेस का अगर पैरामीटर आपके पास ज्यादा सवेयर में फॉल कर रहे हैं तो वहां पर फिर वो चीज नेग्लिजेंस में ऑल टुगेदर काउंट नहीं हो सकती। किसको? हाँ, मर्डर के लिए किया गया था। मुझे खुद इसमें अभी हो रहा था कि इसको मर्डर के लिए ही करना चाहिए था क्योंकि वहां पर वो चीज प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है। ये इसके फादर के लिए कि थिन स्कल टेस्ट याद करें, द अक्यूज्ड मस्ट टेक द विक्टिम एज दे फाइंड देम। तो उसकी प्री एग्जिस्टिंग जो हेल्थ कंडीशन थी वो इस में या वीकनेस जिसे आप बोल सकते हैं उसे कंसिडर नहीं किया गया। और जो उसकी स्टेप मदर थी उसके ऊपर जो लाइबिलिटी इम्पोज हुई थी वो इनवॉलंटरी की नहीं हुई थी। वो मतलब उसका एक्ट बजाहिर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर वाले उसमें फॉल कर रहा था लेकिन उसके ऊपर जो लाइबिलिटी इम्पोज की गई थी दैट वाज इनकोहेरेंट इन नेचर। जैसे आप अकॉम्प्लिस बोलते हो, अकॉम्प्लिस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फैक्ट, को अक्यूज्ड, को अक्यूज्ड हाँ, बाप प्रिंसिपल ऑफेंडर था उसके साथ साथ स्टेप मदर जो थी वो आई थिंक इनकोहेरेंट ऑफेंडर की कैटेगरी में आएगी। आ जाते हैं बैक टू द सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब जहाँ बहुत कोई भी ऐसी इंस्टेंस हो जहां पर आप लोगों के लिए मतलब ये चीज एक कंफ्यूजिंग, ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही हो कि वो जो सेड है ओमिशन है वो किस में फॉल करेगी, मतलब अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर में, ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर में। अब ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर में डेंजरसनेस को एज अ पैरामीटर नहीं देखा जा रहा था क्योंकि वहां पर इन इट्स एंटायरिटी देखा जाता है कि इसको के क्या एक ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी, अगर कर रही थी तो ब्रीच हुई है कि नहीं। तो अगर उसमें साथ भी रेकलेसनेस वाला भी पैरामीटर आ जाता है ऑल इज वेल एंड गुड क्योंकि ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर में नेग्लिजेंस वाले भी एलिमेंट्स होते हैं और वो रेकलेसनेस वाले भी इंक्लूडेड होते हैं जो इन दोनों में से एस्टैब्लिश हो जाए एज ए बेस, मतलब एज ए प्राइमल रीजन थ्रू विच समवन एल्स लॉस्ट देयर लाइफ, तो वो फिर आपके पास इसमें कंप्लाई हो जाएगी रिक्वायरमेंट सारी और ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर। लेकिन जहां पर डेंजरसनेस वाला पैरामीटर आपके पास है और मतलब टू ए ग्रेट एक्सटेंट आपके पास विजिबल है और जो अंडरलाइंग एक्ट है वो भी अनलॉफुल है, फिर उस अगर अंडरलाइंग एक्ट भी अनलॉफुल है और साथ उस एक्ट की इम्प्लीकेशंस भी टुवर्ड्स द हार्म which would be caused to the human body वो भी ग्रेटर है, तो फिर आप ये चीज नहीं देखोगे वो मिशन जो है वो नेग्लिजेंस को फॉर्म दे रही है, उसको आप अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर के तौर पर ही क्लासिफाई करोगे। क्लियर है बात? ये रोल आ जाता है कि अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर में आप डेंजरसनेस को किस हिसाब से फैक्टर इन करते हैं।
ये असिस्टिंग टूल के तौर पे देखा जा रहा होता है। नेक्स्ट रीड आउट। Serious harm them. It is enough that they engage in the unlawful and dangerous act that resulted in someone's death. रीड आउट करें। Altercation. Altercation and then forcefully pushes back, causing him to lose balance and hit his head on a hard surface. As a result, Ben suffers a fatal head injury and dies. In this case, Alex act of pushing Ben during the argument can be considered an unlawful and dangerous act. The combination of the unlawful act, pushing and its dangerous consequences, causing a fatal head injury, would potentially lead to a charge of manslaughter with an unlawful and dangerous act. क्लियर है Yes, sir. सबको? सोहेल हसन, फैसल, जियाउल्लाह, फैसल क्लियर है आपको? Yes. अफनान सैफ जी। पेवमेंट And dies from the injury. In this scenario, if the defendant is not intended to cause serious harm or death, but engaged in an unlawful and dangerous act of hazard, they would be charged with the manslaughter by an unlawful and dangerous act. अब वो जो लाइसेंस वाली चीज या कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वो स्ट्रीट फाइट्स पे नहीं अप्लाई होगी। जो लाइसेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था फॉर स्पोर्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स। जी शेरिया। Grossly negligent act or omission, it arises when a person causes a duty of care or to the victim and breaches that duty. Leading to the victim's death, the breach of duty must be so severe that it is regarded as gross negligence. For example, a doctor fails to provide necessary medical treatment or patient resulting in death. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रीड आउट। Here are the main components and then we are associated with this offense. Duty of care. The defendant must know the duty of care to the victim. The duty arises in various situations such as doctor-patient relationship or employer-employee relationship. Cross breach. The defendant conduct must amount to a cross breach of duty of care on to the victim. It involves behavior that falls far below the standard expected of a responsible person in a रीजनेबल पर्सन यार, रीजनेबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो अभी तक हमने जिक्र ही नहीं किया उसका। More serious and serious. The breach of duty must be made up for serious and serious risk of harm to the victim. The risk should be sustained substantial enough that a reasonable person would have recognized it possession. The defendant breach of duty must be the cause of the victim's death. पिछली स्लाइड पर है। ड्यूटी ऑफ केयर किसका कंपोनेंट है?
ड्यूटी ऑफ केयर यार, मैं कह रहा हूँ ड्यूटी ऑफ केयर किसका कंपोनेंट है? नेग्लिजेंस का। ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, अगर वो ब्रीच हो जाए तब जाकर नेग्लिजेंस कॉन्स्टिट्यूट होती है। ग्रोस ब्रीच ये एक एडेड फैक्टर है। ग्रोस ब्रीच एक एडेड फैक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड पर है, मजीद भी एडेड फैक्टर्स हम करते हैं। फोरसीएबल मतलब फोरसीएबल एंड सीरियस रिस्क, और इसी के साथ कॉजेशन को छोड़ दें अभी के लिए। फोरसीएबल रिस्क और उसी के साथ साथ ग्रोस ब्रीच एडिशनल कंपोनेंट्स हैं। अब रीजनेबल पर्सन वाली रिक्वायरमेंट किस में देखी जा रही थी? रिकलेसनेस में के ऑफेंस में देखी जा रही थी। और ड्यूटी ऑफ केयर का किसके साथ ताल्लुक है? नेग्लिजेंस के साथ है। रीजनेबल पर्सन टेस्ट तमाम तर जो था वो किसके मैंडेट में फॉल कर रहा था? रेकलेसनेस के। रेकलेसनेस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, जो कि अब इन इफेक्ट नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर आप रीजनेबल पर्सन वाले कॉन्सेप्ट को फिर भी अप्लाई करेंगे इन कंजंक्शन विद ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आपके पार्ट पे ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट कर रही थी। अब ड्यूटी ऑफ केयर यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर पेशेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले रिलेशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर भी हो सकते हैं। वो आपकी अपनी अंडरटेकिंग्स की बेसिस पे भी ड्यूटी ऑफ केयर अराइज कर सकती है। जब एक ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश होगी, उसकी ब्रीच फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर, ड्यूटी ऑफ केयर आपने एस्टैब्लिश, प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश करेगी। उसके बाद वो ये प्रूव करेगी कि जो ब्रीच थी वो सिर्फ एक आप कह लें कि ऑर्डिनरी नेग्लिजेंट स्टैंडर्ड्स के टर्म्स में नहीं आ रही थी। द ब्रीच इटसेल्फ वाज ग्रोसली नेग्लिजेंट। ब्रीच इंडिकेट कर रही होगी एन इंस्टेंस ऑफ ग्रोस नेग्लिजेंस, कि एक विलफुल और सीरियस डिसरिगार्ड पाया गया टुवर्ड्स इनके ड्यूटी ऑफ केयर की। और अगर इस अक्यूज की जगह कोई रीजनेबल शख्स होता तो वो ये काम ना करता। क्लियर है बात? और इसमें एडिशनल पोजीशन का कि ये जो एक्ट या ओमिशन था जिसकी वजह से ड्यूटी ऑफ केयर इनिशियली ब्रीच हुई थी, वही एक्ट एक सब्सटैंशियल कॉज ऑफ डेथ भी था। एक्ट या ओमिशन जो था, क्लियर है? ये चीज आपको कॉन्स्टिट्यूट करेगी ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर। जीशा क्लियर है? जीशा, अफनान, सोहेल हसन, साजिदा, ज़ियाउल, नेक्स्ट फराज। Let's ensure proper safety precautions at construction site. Despite being aware of the risk, human needs to secure those Loose scaffolding properly. use scaffolding properly. As a result, the scaffold collapses and falls on a worker, causing structural injuries. They must endeavor to fulfill our duty to care as a measure, leading to a better accident. Demonstrates gross negligences could be this could result in charge of gross negligence maximum. अब मैनेजर के पार्ट में, मतलब मैनेजर के ऊपर, मतलब आपने सबसे पहले इस सिनेरियो में क्या चीज देखी कि क्या ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो है, डॉक्टर पेशेंट तो नहीं है इस इंस्टेंस में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले डोमेन ही ये फॉल में करेगा।
मैनेजर और वर्कर वाला जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले रिलेशन में फॉल करेगा वो, विद रिस्पेक्ट टू असेसिंग वेदर a duty of care existed or not. एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी ब्रीच किस तरह से हुई थी कि अब बीइंग ए मैनेजर उसके ऊपर देखिए इस इंस्टेंस पे ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो चले वो तो एस्टेब्लिश हो रही थी इनके बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इटसेल्फ, लेकिन इसके साथ साथ उस ड्यूटी की ब्रीच जो थी वो सिर्फ इस इफेक्ट तक आप ना उसे देखेंगे, इस इफेक्ट तक उसे ना देखें कि मतलब उसके पार्ट पे कुछ ओवरसाइट होगी थी जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ कॉज हुई है। आपने ये चीज भी देखनी है कि जो कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं दोज फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ ए रेगुलेटरी ऑफेंस एज वेल। समझ आ रही है बात? रेगुलेटरी ऑफेंस के एम्बिट में भी आ रही होती है, लेकिन जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने वाला काम है वो उसकी लाइबिलिटी इस मैनेजर के ऊपर नहीं इम्पोज की जाएगी, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर ओवरऑल इम्पोज की जाएगी। लेकिन इस मैनेजर का जो इंडिविजुअल एक्शन था जिसके रिजल्ट में डेथ कॉज हुई है, स्कैफोल्डिंग आप पता है ना क्या होता है? जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ये कैसे आप बोलते मेटल पाइप्स, पाइप्स तो नहीं उन्हें बोलना चाहिए वैसे, लेकिन रॉड्स, मेटल रॉड्स होते हैं, उन्हीं के साथ ही वो क्या उसे प्लैंक्स या बोल लें कि एक फ्लोरिंग लकड़ी की उसके साथ कनेक्ट की जा रही होती है। चारों तरफ रॉड लगे होंगे, उसके बीच में एक वुडन वो होगी, फ्लोरिंग की होगी जिसके ऊपर लोग खड़े होते हैं और वहां पर काम कर रहे होते हैं। वो इसी हिसाब से स्टेजेस और लेवल्स के हिसाब से ऊपर होती है। स्कैफोल्डिंग जो होती है वो अमूमन टाइट मतलब उससे बांधा जाता है उसके साथ, उस बोर्ड को उन रॉड्स के साथ। हो सकता है एक फ्लोर की हद तक हो, फिर उसकी कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ अपवर्ड जाए तो फिर एक और वुडन प्लैंक लगाओ। ये देखी नहीं है स्कैफोल्डिंग, ये तो अमूमन ऐसे ही है। वो स्कैफोल्डिंग्स जो है वो प्रॉपरली मतलब इन प्रॉपर स्ट्रक्चर या रेडी टू यूज थी कि नहीं थी, वो मैनेजर की, वो मैनेजर की ड्यूटी ऑफ केयर में फॉल कर रही थी, वो चीज उसने इंश्योर नहीं की, तो उस ड्यूटी ऑफ केयर की ब्रीच के रिजल्ट में वर्कर्स की डेथ कॉज हो। पहले हम डेथ कॉज कर देते हैं, फेटल इंजरी, हाँ डेथ ही है। Next, but fails to adhere proper safety regulations and standards. As a result, the building collapsed, causing the death of one of the occupants. If the builder carried out the duty of care was lost and created foreseeable and serious risk of harm, they could be charged with gross negligence manslaughter. ये डिटर्मिनेशन जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि लाइबिलिटी इम्पोज होनी है कि नहीं होनी, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है इस इंस्टेंस में वो जो बिल्डर है उसको चार्ज कर सकती है। इसे आप डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ना एनालाइज करें, इसे आप अप्लाई करें इन टर्म्स ऑफ द लीगल जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स और वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी लाइबिलिटी इम्पोज की जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने किसी को ठेका दिया हुआ है तो उसने काम इस स्टैंडर्ड का करना है कि आपकी सेफ्टी उसके जरिए से इंश्योर हो सके, इसीलिए आप पैसे उसे दे रहे। कॉमन सेंस वाली बात है कि उसके ऊपर इतनी ड्यूटी ऑफ केयर बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट उसके ऊपर आयद हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर ये असल में आप कह लेंगे ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर जो है वो इन पार्ट इसे एट्रीब्यूट किया जा रहा होता है विद द लॉ ऑफ टॉर्ट एज वेल, है तो प्योरली क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर, लेकिन ये एट द फोर फ्रंट डेवलप नहीं हुआ था, इसको विद टाइम डेवलप किया गया था। तो इसमें कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसे आप पर्सन टू पर्सन ग्रीवेंसेस बोल सकते हैं, उसमें से भी इनकॉर्पोरेट किए गए थे। कि कुछ ग्रीवेंस इस नेचर के होते हैं कि जिससे जो आपकी पब्लिक एट लार्ज है वो थ्रेटन फील हो रही होती है। तो इसमें जो नेचर ऑफ डैमेज है वो अमाउंट टू डेथ कर रही होती है, तो फिर ग्रोस नेग्लिजेंस को इसमें इंक्लूड किया जा रहा होता है इन फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी व्हिच ओकेजन एंड डेथ। लेकिन आप लोगों ने अभी तक ना पब्लिक लॉ पढ़ा है ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा है। क्या हुआ? The first thing that you must have the necessary mens for the unlawful acts committed. This means they must have incentive to commit the unlawful act and discharge that was interest. पिछली स्लाइड पर है, समझ आ रही है इसकी कि नहीं आ रही? पूछे। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो मतलब आप कह लेंगे इस लेटर और स्पिरिट में तो अप्लाई नहीं किया जा रहा,